नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो कि इनके एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा डिराइव की गई होती हैं और साथ ही में अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करते हैं। यदि एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, साथ ही में अनअकैडमी पर आप देश के 100 सबसे दक्ष या एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ पढ़ने का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। मैं इसी क्रम में ज्योग्राफी से JRF पिछले 5 सालों से यूपीएससी सीएससी के लिए अध्यापन कर रहा हूँ। 2 बार यूपीएससी सीएससी मेंस लिखा हुआ है और साथ ही में थोड़ा सा साहित्यिक अभिरुचि रखता हूँ। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स आपके साथ डील कर रहा हूँ। यूपीएससी विद अजय विक्रम या @अनअकैडमी @अजय विक्रम से टेलीग्राम चैनल पर और प्रोफाइल पर जा करके विजिट करके फॉलो कर सकते हैं मुझे। अनअकैडमी एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज का पैकेज या बंच प्रोवाइड कराता है। साथ ही में डाइवर्सिटी यहाँ है क्योंकि 15,000 से भी अधिक कोर्सेज रन कर रहे हैं। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस और आइकनिक। प्लस के लिए 6 मंथ की फीस 40,500 रुपीज़, जबकि 12 मंथ की फीस 49,500 रुपीज़ है। विक्रम 10 रेफरल कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आइकनिक के लिए जो फी है वो 12 महीने की 74,500 रुपये है। यहाँ भी यदि आप रेफरल कोड विक्रम 10 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी का आइकनिक प्रोग्राम एक विशिष्ट प्रोग्राम है जहाँ पर प्रत्येक इंडिविजुअल लर्नर को एक मेंटोर मिलता है। 6 मंथ बैच, कंप्लीट 1 ईयर बैच, कंप्लीट 2 ईयर बैच एंड एनसीईआरटी बैचेस रन कर रहे हैं। 18 फेब से शुरू हुए हैं, जस्ट अ डे बिफोर। सो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सबमिट 2.0 2 days सबमिट होगी टू ट्रांसफॉर्म योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। 20 और 21 को सुबह 10 बजे हेल्ड होगी। तो आप फ्री सबमिट है, अटेंड कर सकते हैं रजिस्टर करके। कैलाश सत्यार्थी, दीपक गुप्ता और दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे लोग मेंटोर के तौर पर होंगे या स्पीकर के तौर पर होंगे। साथ ही में टॉप एजुकेटर्स भी इसमें शामिल होंगे। Anyone who is keen to cracking civil services exam can appear in this. So ज्वाइन करेंगे इवेंट टू गाइड थ्रू द जर्नी, आपको गाइड करने के लिए और साथ ही में आपके खास करके मेरे हिसाब से मेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा मददगार होगा। सो जरूर ज्वाइन करें। 10 AM पर 10 AM पर प्लस और आइकनिक दोनों एक साथ पढ़ने का जो है सुनहरा अवसर आपके पास। यूपीएससी सीएससी प्लस का ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस का आइकनिक एक साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पर। कॉम्बो बैच के रूप में, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के रूप में 12 मंथ की फीस 88,705 रुपये है। रेफरल कोड विक्रम 10 यहाँ भी यूज करेंगे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। आज हम लोग बात कर रहे होंगे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की। ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट की बात कर रहे होंगे इस सेशन में। ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट के अंतर्गत हम लोग इसके एक्सटेंशन, विस्तार या परिचय की बात करेंगे। साथ ही में तापमान या ताप संबंधी विशेषताएं क्या होती हैं इस रीजन की, उसकी बात करेंगे। इसके बाद वायु दाब और पवने और साथ ही में आर्द्रता वर्षण के साथ जीव जंतु एवं वनस्पतियों को देख रहे होंगे इस जलवायु प्रदेश के। यदि हम इस जलवायु प्रदेश के विस्तार की बात करें तो विश्वत रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर के, यानी कि विश्वतीय जलवायु प्रदेश को छोड़ करके इसका विस्तार महाद्वीप के महाद्वीप के वेस्टर्न मार्जिन पर 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर 10 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न अक्षांशों से लेकर के 30 डिग्री सदर्न या नॉर्दर्न अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कह सकते हैं इस तरीके से कुछ कि महाद्वीपों के मध्य भाग में
महाद्वीपों के महाद्वीपों के पश्चिमी मार्जिन पर, महाद्वीपों के पश्चिमी मार्जिन पर 10 डिग्री नॉर्दर्न या सदर्न लेटीट्यूड से 30 डिग्री नॉर्दर्न या सदर्न लेटीट्यूड के बीच, जहां ईस्टर्न मार्जिन पर मानसूनी क्लाइमेट पाई जाती है, मानसूनी क्लाइमेट पाई जाती है, वहीं मध्य मार्जिन पर या मध्य भाग में, मिड या मिडल बेल्ट में जो है वो शवाना पाई जाती है, शवाना। और वेस्टर्न मार्जिन पर डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट पाई जाती है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट पाई जाती है। 10 से 30 डिग्री अक्षांशों पे महाद्वीपों के पश्चिमी मार्जिन पर, वेस्टर्न मार्जिन पर ये पाए जाते हैं, वेस्टर्न मार्जिन पर इनका विकास होता है। विकास होने के कारण ही बताएंगे, बातें करेंगे। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश का विकास सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। दोनों गोलार्धों में ये मिलेंगे आपको, ये आपको दोनों गोलार्धों में मिलेंगे, विषुवत रेखा से नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों तरफ आपको मिलेंगे। इस जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विकास के अफ्रीका महाद्वीप के सहारा क्षेत्र में होने के कारण इसे सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, यानी कि सहारा क्लाइमेटिक रीजन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका सर्वाधिक विकास या सर्वाधिक क्षेत्रीय क्षेत्रीय विस्तार जो है वो सहारा डेजर्ट में सहारा डेजर्ट में हुआ है, या सहारा डेजर्ट में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, थार का डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, आटाकामा। पेंटागोनिया इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, बिकॉज ये टेम्परेट डेजर्ट का या शीतोष्ण टेम्परेट डेजर्ट का उदाहरण है। तो ये इसका उदाहरण नहीं होगा, हॉट डेजर्ट का उदाहरण नहीं होगा। सोनारन डेजर्ट और मोजेव डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट या सोनारन डेजर्ट, ये भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के उदाहरण होंगे। अफ्रीका के अतिरिक्त इस जलवायु प्रदेश का विकास उत्तरी अमेरिका में हमने देखा सोनारन डेजर्ट के रूप में, या सोनारन डेजर्ट या सोनारन डेजर्ट और मोजेव डेजर्ट के रूप में हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट के रूप में, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट के रूप में, जबकि एशिया में अधिकांशतः मरुस्थल जो पाए जाते हैं उनमें तकला मकान या तुकीन सॉरी तकला मकान जो है ये तकला मकान, ये जो होंगे वो इंटरकॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल 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 डेजर्ट के उदाहरण होंगे। कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय मरुस्थलों को के मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीपीय जो मरुस्थल होंगे यानी कि मध्य भाग में जो पाए जाएंगे उन्हें, ऐसे मरुस्थलों का तकला मकान हुआ या गोबी हुआ, ऐसे डेजर्टों को महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाने के कारण इन्हें मिड लेटिट्यूडनल या मध्य अक्षांशीय के साथ साथ महाद्वीपीय मिड लेटिट्यूडनल मिड लेटिट्यूडनल के साथ साथ इन्हें महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंटल डेजर्ट भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल यानी कि एशिया महाद्वीप में दो तरह के डेजर्ट पाए जाएंगे, महाद्वीपों के मध्य भाग में और महाद्वीपों के पश्चिमी मार्जिन पर। पश्चिमी मार्जिन पर हॉट डेजर्ट पाए जाएंगे, जबकि मध्य भाग में जो मरुस्थल पाए जाएंगे उन्हें महाद्वीपीय मरुस्थल कहेंगे। महाद्वीपीय मरुस्थल चूंकि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में यानी कि 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में सामान्यतः पाए जाएंगे, इसलिए इन्हें मध्य अक्षांशीय मरुस्थल भी कहते हैं। अफगानिस्तान का खास मरुस्थल या दस्त ए खास के नाम से भी जिसे जाना जाता है, एक प्रकार का मध्य अक्षांशीय मरुस्थल ही है। देख लेंगे यहाँ कहीं मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, खास मरुस्थल, खास डेजर्ट होगा अफगानिस्तान में।
ये भी एक मिड कॉन्टिनेंटल डेजर्ट का। जो मैक्सिमम डेजर्ट हैं, देखिए 10 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री लेटीट्यूड से 30 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास, 10 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास महाद्वीप के सामान्यतः वेस्टर्न मार्जिन पर, पश्चिमी मार्जिन पर 30 डिग्री से नीचे की ओर जो मैक्सिमम सामान्य जो क्षेत्र विस्तार होगा वह 10 डिग्री अक्षांशों से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होगा, हॉट डेजर्टों का। इस रीजन में या इस क्षेत्र में जो तापीय विशेषताएं होंगी, तापीय विशेषताओं में ग्लोब पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के क्षेत्र में प्रायः सर्वाधिक या सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान जो होगा वो बहुत अधिक होता है, या वर्ष भर वाष्पीकरण न होने के कारण बादलों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण आने वाले सूर्यातप की जो मात्रा होती है उसमें प्रकीर्णन या अवशोषण के द्वारा किसी भी प्रकार की कमी नहीं लाई जा सकती। कि रीजन ये होगा कि इस रीजन में आकाश स्वच्छ रहने के कारण या बादलों की अनुपस्थिति रहने के कारण, क्योंकि जहां पे बादल रहते हैं या जहां बादलों का प्रभाव पाया जाता है, ऐसे रीजन में ऐसे रीजन में हमने जब अल्बिडो पढ़ा होगा, पृथ्वी के अल्बिडो के बारे में बात की होगी, तो पृथ्वी के अल्बिडो के दौरान हमने देखा होगा कि लगभग 27% या 27 यूनिट जो रिफ्लेक्शन होता है वो बादलों के द्वारा होता है, या 27 यूनिट जो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है सोलर एनर्जी वो बादलों के द्वारा होती है। सामान्य दशाओं में या पृथ्वी के सतह पर जो रिफ्लेक्शन का रेशियो है या परावर्तिता गुणांक है वो बादलों की सर्वाधिक है, 27 यूनिट या 27% कह सकते हैं होती है। यदि इस क्षेत्र में वाष्पीकरण नहीं होगा या जल का अभाव होगा तो बादलों का निर्माण नहीं होगा, और बादलों का निर्माण न होने के कारण जो भी सौर एनर्जी या सोलर एनर्जी आएगी वो पूरी इंटेंसिटी के साथ आएगी, और यही कारण है कि वो पूरी जो इंटेंसिटी के साथ सोलर एनर्जी सतह पर पहुंचेगी वो सतह को अधिक हीट या अधिक गर्म करेगी, जिसके कारण इस क्षेत्र में विश्व के सर्वाधिक तापमान अंकित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों के तापमान में ऋतुवत परिवर्तन का प्रभाव भी पाया जाता है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल का जो औसत तापमान होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जबकि उच्चतम तापमान जो होगा वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक पाया जा सकता है या अधिक मेजर किया जाता है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में रात्रि के तापमान, चूंकि आकाश स्वच्छ होता है, इसलिए आकाश के स्वच्छ होने के कारण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के समय भी बादल न होने के अभाव में जल्दी से रातें ठंडी हो जाती हैं, या इमिशन तेजी से हो जाता है, जिससे यहाँ तापमान में तेजी से कमी आती है, और इसलिए इन क्षेत्रों में जो दैनिक तापांतर होगा वो सर्वाधिक होता है। सामान्यतः ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो रेंज होगा वो वेरी करेगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इन क्षेत्रों में शीत ऋतु के समय तापमान ग्रीष्म ऋतु की तुलना में अधिक कमी पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर भी अधिक होगा, और वार्षिक तापांतर यह जो है सामान्यतः 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाएगा। वायुदाब एवं पवनों की बात करें तो ये क्षेत्र जो होंगे वो अपतट पूर्वा पवनों के प्रभाव क्षेत्र होंगे सामान्य दशाओं में, और साथ ही में अश्व अक्षांशीय स्थिति के कारण यहाँ पर प्रति चक्रवाती स्थिति यानी कि हाई प्रेशर बना रहेगा लगभग वर्ष भर। इन क्षेत्रों में यानी कि इस रीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री अक्षांशों से पूर्वा पवनें चलती हैं, तट से दूर की ओर जाने वाली पवनें होंगी, और तट से जब दूर जा रही होंगी तो जो रेनफॉल होगी, रेनफॉल के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, स्थिति उत्पन्न होगी। कारण
क्योंकि वर्षा जो होती है वो तट की ओर आने वाली पवनों के द्वारा लाई गई आर्द्रता से होती है। वर्षा का जो संबंध होता है वो ऑन शोर विंड से होती है, ऑन शोर विंड से होता है। और ये पवनें जब तट से दूर निकल रही होंगी तो यहाँ तक आते आते इनकी आर्द्रता जो होगी वो लैप्स कर चुकी होगी। आर्द्रता आर्द्रता ये खो चुकी होती हैं, तब तक हो चुकी होंगी। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में अपतट पवनों के प्रभाव के कारण या ऑफशोर विंड के कारण, अपतट पवने पवनों के प्रभाव के कारण या ऑफशोर ऑफशोर विंड के प्रभाव के कारण, ऑफशोर विंड के प्रभाव के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है या वर्ष भर लगभग शुष्क मौसम रहता है। और साथ ही में यहाँ पे उच्च अक्षांशीय स्थिति के कारण, हाई प्रेशर के कारण भी प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न रहती है, जिसके कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति रहती है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है, जैसे चिली के तट पे आटाकामा के पास हम्बोल्ट करंट जो कि एक ठंडी करंट है, संचलित होती है। यह ठंडी करंट जो कुछ भी थोड़ी बहुत आर्द्रता या ह्यूमिडिटी या उष्मन के द्वारा इवेपोरेशन होता भी है, उन्हें भी सूख लेते हैं, जिससे और अधिक क्या होता है, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि ठंडी जलधाराएं इनकी उत्पत्ति में कोई भूमिका नहीं निभाती, लेकिन सापेक्षिक रूप से इनकी शुष्कता को बढ़ा देती हैं। ह्यूमिडिटी कह सकते हैं कि ड्राईनेस को इंक्रीज कर देती हैं। ग्रीष्म काल में जब सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो निम्न वायुदाब के विकास से चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है और थोड़ी बहुत वर्षा की प्राप्ति होती है इन क्षेत्रों को। अब यदि हम वर्षा या आर्द्रता की बात करें इन क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में सापेक्षिक आर्द्रता कभी भी किसी भी दशा में 10 से 30% के आसपास होती है। सापेक्षिक आर्द्रता से तात्पर्य है जल में सापेक्षिक आर्द्रता से तात्पर्य है जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, कुल उपस्थित जलवाष्प और जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता से के संबंध से किसी वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता यदि 100 है या 100 यूनिट या 100% है, तो ऐसे में आर्द्रता जो होती है वो केवल 10 से 30% होती है या 10 से 30% उपस्थित जलवाष्प होता है। और रेनफॉल होने के लिए यह अनुपात 100% का होना चाहिए, 100% का, तभी वायु जो है सैचुरेट होती है। केवल इसी दशा में वायु सैचुरेट होती है और संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात सैचुरेशन से काफी दूर की स्थिति होने के कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। यहाँ रात्रि का तापमान अत्यधिक घटने के कारण सापेक्षिक आर्द्रता में कमी देखने को भी मिलती है। हालांकि इन क्षेत्रों में वर्षा की दर वाष्पीकरण की दर से सदैव कम होती है और साथ में होने वाली वर्षा की मात्रा में अनियमितता और अनिश्चितता भी देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है या उससे भी कम होती है। जैसे यदि हम बात करें आटाकामा डेजर्ट की, तो पिछले 15 सालों से या सालों में कुछ एक क्षेत्रों में जो रेनफॉल है वो 3 सेंटीमीटर के आसपास हुई है इस क्षेत्र में। कुछ एक क्षेत्रों में जैसे कि एक शहर होगा या जगह होगी अरिका, जिसे घूस्ट सिटी भी कहा जाता है, घूस्ट घूस्ट सिटी भी कहा जाता है। रेनफॉल जो है पिछले 15 सालों का वो केवल 3 सेंटीमीटर के आसपास हुआ है। तो यह औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है या उससे भी कम होती है, लेकिन इसमें भी क्षेत्रीय और सामयिक भिन्नता देखने को मिलती है। इस जलवायु प्रदेश के विषुवत रेखीय किनारों पर यह वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, यानी कि विषुवत रेखा से लगे हुए भाग पर
जो वर्षा की मात्रा होती है वो अधिक होती है, और साथ ही में इनके सवाना से लगे हुए संक्रमण बेल्ट में भी वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिल सकती है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं की यदि हम बात करें तो शुष्क जलवायु और अत्यंत कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वनस्पतियों का विकास हो पाता है या वनस्पति नहीं उग पाते हैं। जहाँ कहीं भी वनस्पतियां या पनपती हैं या उगती हैं वो मरुस्थली होती हैं। मरुस्थली से तात्पर्य इनके अंदर की शुष्कता और उच्च ताप को सहन करने की क्षमता से है, यानी कि ये ड्राई एरिया में यानी कि वर्षा की अनुपस्थिति में भी अपने आप को अनुकूल कर लेती हैं और उच्च ताप पर भी अपने आप को जीवित बनाए रखती हैं। इनकी छाल मोटी होती है और पत्तियां चिकनी होती हैं और कांटेदार होती हैं ताकि अधिक इवेपोरेशन को ये रोक सकें और अपने आप को इस जलवायु प्रदेश में अनुकूलित करके जीवित रख सकें। कुछ इस तरह की कांटेदार वनस्पतियां पाई जाएंगी। कांटेदार वनस्पतियां कैक्टस, कैक्टस या कैक्टी। कैक्टी जो होगा वो लीडिंग या रिप्रेजेंटेटिव वेजिटेशन होगा इस रीजन का। इनके विशिष्ट उदाहरणों में नागफनी या कैक्टस को शामिल किया जा सकता है, जिसमें जिसमें लगभग पत्तियों का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त खजूर और बबूल इत्यादि वनस्पतियां भी यहाँ पर उगती हैं। इन क्षेत्रों में जीव जंतुओं की सर्वथा कमी होती है या कम ही पाए जाते हैं या जीव जंतु न के बराबर पाए जाते हैं। जीव जंतु यहाँ न के बराबर पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो जानवर होगा यहाँ का ऊंट होता है। जलवायु के साथ साथ इस तरह से अनुकूलन स्थापित किए होता है कि बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सके। यहाँ पर पाए जाने वाले अधिकांश जीव जंतु बीलों में रहते हैं, जैसे सांप या छिपकली या रोडेंट। रोडेंट का मतलब चूहे जैसी कोई प्रजाति होती है या जीव होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों में अधिकतर लोग जनजाति और स्वभाव से घुड़सवार होते हैं। सब स्वभाव से घुड़सवार होंगे। आप देख सकते हैं इस तरह की चीजें या इस तरह की स्थितियां जो होंगी वो ये डिनोट करती होंगी कि भारत में राजस्थान राजस्थान का उदाहरण ले सकते हैं। राजस्थान का उदाहरण ले सकते हैं जहां पे अधिकतर लड़ाका जातियां या घुड़सवार जातियां शुरू से ही रही हैं। साथ ही में पश्चिमी एशिया के मध्य भागों से आने वाले जितने भी लोग थे या अरेबियन लोग जो आते थे वो उच्च क्वालिटी के घोड़ों इत्यादि का प्रयोग करते थे। ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर इन चीजों पे क्या करें नजर डालें तो यही पाएंगे। ऊंट जो होगा वो मेन एनिमल होगा, मुख्य एनिमल होगा, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल होगा इस जलवायु प्रदेश का। इसके अतिरिक्त अन्य जीवों में सांप, छिपकली और रोडेंट इत्यादि पाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अनअकैडमी सबमिट 2 जो कि 20 और 21 तारीख को सुबह 10 बजे, सुबह 10 AM पर फील्ड होगा। ज़रूर यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करना इसलिए भी ज़रूरी है या ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एक ऐसा अमेजिंग सबमिट होने वाला है या ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। सबमिट ऑर्गेनाइज हो रही है जो आपकी पर्सनालिटी को या मेंस के आंसर राइटिंग को प्रभावित करेगी या सकारात्मक दिशा में आपको प्रभावित कर सकती है। सो जरूर पार्टिसिपेट करें इसमें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।